नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, मैं उमाकांत शर्मा आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई क्लास के साथ, नए सेशन के साथ। टॉपिक वही है, क्लास नहीं है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे, जैसे हमने सेट के बारे में बात की थी, ठीक है। तो सेट क्या होते हैं ये हम समझ चुके हैं। सेट के कुछ टाइप हम समझ चुके हैं, कुछ टाइप बाकी हैं, कुछ समझ चुके हैं, कुछ बाकी हैं, ठीक है। तो अब जो बचे हुए टाइप हैं वो हम आज की क्लास में कर लेंगे, और उसके बाद में हम सेट वेन डायग्राम के बाद में सेट पर कुछ संक्रियाएं होती हैं उनकी बात करेंगे, उसके बाद में डी मॉर्गन नियम की बात करेंगे, और उसके बाद में वापस वही क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उपसमुच्चय की। उपसमुच्चय यानी सबसेट। अब ये सबसेट क्या होते हैं ये समझेंगे हम। सबसेट क्या होते हैं? तो दोस्तों, सबसेट का मतलब होता है, जैसे मान लो दो समुच्चय हैं, ठीक है, दो समुच्चय हैं। यदि एक समुच्चय मतलब पहले समुच्चय के सारे अवयव दूसरे समुच्चय में विद्यमान है, तो ये पहले वाला जो समुच्चय होगा ना, वो क्या कहलाएगा? वो इसका सबसेट कहलाएगा। अभी चलो सबसेट को भूल जाओ, अभी सबसेट को भूल जाओ। मैं एक प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मैंने कहा कि मैं राजस्थान में रहता हूँ, ठीक है, और फिर मैंने कहा मैं भारत में भी रहता हूँ, मैं राजस्थान में भी रहता हूँ और मैं भारत में भी रहता हूँ। तो अगर मैं दो समुच्चय बनाऊँ, ए समुच्चय तो मैंने बनाया राजस्थानी लोग, और दूसरा समुच्चय मैंने बनाया भारतीय, ठीक है। दो समुच्चय मैंने बनाए। तो अब इसमें मुझे ये बताओ कि कौन सा समुच्चय कौन से दूसरे समुच्चय के अंदर निहित है। निहित का मतलब कौन से में सारे के सारे अवयव आ जाएंगे। अब देखो, राजस्थानी लोग की अगर मैं बात करता हूं, तो राजस्थानी लोग सारे के सारे राजस्थानी भारतीय होंगे, ऑब्वियसली करेक्ट है। लेकिन सारे के सारे भारतीय राजस्थानी नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे भाई? भारत में तो कितने सारे स्टेट हैं, सभी स्टेट में रहने वाले लोग बाग आते हैं। गुजराती भी आएंगे इसमें, पंजाबी भी आएंगे, साउथर्न वाले भी आएंगे, ठीक है, सभी स्टेट वाले आएंगे। तो सभी भारतीय तो राजस्थानी नहीं होंगे, लेकिन सभी राजस्थानी भारतीय जरूर होंगे। तो इसके सारे अवयव यानी सेट ए के सारे अवयव सेट बी के अंदर निहित हैं। इसका मतलब होगा कि ए इसका समुच्चय होगा किसका? बी का। ये समुच्चय को निरूपित करने का तरीका है ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ये सी नहीं है, ध्यान रखें दोस्तों, इसको सबसेट बोलते हैं, ठीक है। ये सबसेट को निरूपित करने का तरीका होता है, उप समुच्चय को निरूपित करने का तरीका होता है। अगर इस एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ में नहीं आया हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एक ही एग्जाम्पल के थ्रू तो किसी भी चीज़ को समझते नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेते हैं तो बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। मैंने दो सेट वापस से ले लिए, एक सेट ले लिया मैंने एक्स, दूसरा सेट मैंने ले लिया वाई। सेट एक्स में है मेरे पास ए ई आई ओ यू, ठीक। ये तो हो गए सेट ए के अवयव, सेट एक्स के अवयव। उसके बाद में मैंने सेट बाई लिया, और सेट बाई में लिख दिया मैंने अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर। अब अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर अगर सेट बाई है, और हम जानते हैं कि सेट एक्स में क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी क्या हैं? ये स्वर हैं, वॉवेल्स हैं, ठीक है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर यहाँ पर हैं, और अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर, अक्षर का मतलब यहाँ पर स्वर भी होंगे यानी वॉवेल्स भी होंगे, और यहाँ पर व्यंजन भी होंगे, ठीक है, स्वर भी होंगे और व्यंजन भी होंगे। तो कहने का मतलब जो x के सारे अवयव हैं, क्या वो इसके अंदर भी विद्यमान होंगे? तुम कहोगे बेशक होंगे भाई, क्योंकि इसमें तो स्वर हैं और स्वर के साथ में व्यंजन भी है। तो इसका मतलब x इज सबसेट ऑफ y, x इज सबसेट ऑफ y, x y का सबसेट होगा। तो कहने का मतलब एक अवयव के सारे के सारे अवयव, एक सेट के सारे अवयव दूसरे सेट के अंदर विद्यमान हो, अंदर निहित हो, तो वो पहला सेट क्या कहलाएगा? उसका सबसेट कहलाएगा। यहाँ पर x तो हो गया सबसेट, x क्या हो गया? सबसेट, और x y का सबसेट है, इसलिए y x का क्या हो जाएगा? सुपरसेट, या इसको हिंदी में कहें तो अधिसमुच्चय।
अधिसमुच्चय और उपसमुच्चय दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। जैसे अगर ए बी का सबसेट है तो बी ए का क्या हो जाएगा, सुपरसेट हो जाएगा। ठीक है, सुपरसेट का मतलब होता है कि उसके अंदर दूसरे सेट के सारे अवयव विद्यमान हो। ठीक है, तो सबसेट और सुपरसेट में हल्की सी पकड़ तो बनी होगी, हल्की सी पकड़ तो बनी ही होगी, ज़्यादा नहीं तो और एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर उसके बाद में इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, इसके थ्रू और समझ लें। जैसे मैंने कहा एक सेट है ए और ए में मेरे पास अवयव हैं 1 2 3 और 4। दूसरा सेट है मेरे पास बी और बी में मेरे पास अवयव हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि देखो ए का पहला अवयव 1 ये भी बी के अंदर विद्यमान है, दूसरा अवयव 2 ये भी विद्यमान है, तीसरा 3 ये भी विद्यमान है, चौथा 4 ये भी विद्यमान है। कहने का मतलब ए के प्रत्येक अवयव बी में विद्यमान है, ए के सभी अवयव विद्यमान हैं। इसका मतलब ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ पर ए तो क्या हो गया, ए तो हो गया सबसेट और बी क्या हो गया, बी हो गया सुपरसेट। आया समझ? ए क्या हो गया सबसेट और बी क्या हो गया सुपरसेट। ठीक, अब सबसेट की मैं कुछ गुणधर्मों की बात करूं तो देखो सबसेट के गुणधर्मों की जब मैं बात करता हूं, आपको याद होगा कि जब हमने रिक्त समुच्चय पढ़ा था, एम्प्टी सेट पढ़ा था, तो उसको हमने रिप्रेजेंट किससे किया था, फाई से। तो इसका मतलब फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। भाई रिक्त समुच्चय का मतलब क्या है, इसमें कोई भी विद्यमान नहीं हो तो फाई प्रत्येक सेट का सबसेट होगा, प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होगा। ठीक है, उसके बाद में चलो मैं इसको ऐसे लिख ही देता हूं, इसको लिख देता हूं, फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, उपसमुच्चय होता है। फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। अब देखो फाई को हमने इसको एम्प्टी सेट को हमने ऐसे भी निरूपित किया था ना, तो फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, ये भी कह सकते हो, या फिर ये एम्प्टी सेट प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, ये भी कह सकते हो, एक ही मतलब है। लेकिन ये नहीं होगा, ये इसका सबसेट नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर तो एलिमेंट फाई आ चुका है, इसलिए ये नहीं होगा। ये होगा इसका सबसेट, मतलब प्रत्येक सेट का, और ये कह सकते हैं दोनों होंगे, लेकिन ये नहीं होगा। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या है कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, उपसमुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। कैसे समझो, जैसे मैंने लिखा कि ए में कोई अवयव है, जैसे मान लो 2 और 3। ठीक है, मान लो ए को ही मैं वापस लिख देता हूं, इसमें अवयव कौन से थे, 2 और 3। ठीक है, अब ए में 2 और 3 है, ए के प्रत्येक अवयव इसमें इसके अंदर है या नहीं है। जैसे देखो ये 2 है, यहाँ भी 2, ये 3 है, यहाँ भी 3। कहने का मतलब है भाई ए के जो भी अवयव होंगे वो सारे के सारे अवयव ए के अंदर तो होंगे ही होंगे ना, तो इसलिए प्रत्येक सेट खुद का सबसेट होगा, प्रत्येक समुच्चय खुद का उपसमुच्चय होगा। समझ में आया, प्रत्येक समुच्चय खुद का उपसमुच्चय होता है। ठीक, अब एक बात करते हैं उचित उपसमुच्चय की, यानी प्रॉपर सेट की। तो प्रॉपर सेट और इम्प्रॉपर सेट क्या होते हैं वो समझो। देखो मैंने दो चीजें ली, एक तो मैंने लिया कि ए है मेरे पास 2 और 3 और बी है मेरे पास 2 और 3। इधर मैंने लिया एक्स है मेरे पास ए बी और सी, और वाई है मेरे पास ए बी सी और डी। अब देखो यहाँ पर ए के जो एलिमेंट हैं वो कौन से हैं, 2 और 3। ठीक है, और बी के एलिमेंट कौन से हैं, 2 और 3। कहने का मतलब है ए और बी दोनों क्या है, बराबर है ना। कहने का मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ए इज सबसेट ऑफ बी, कह सकता हूँ भाई, लेकिन बराबर एलिमेंट है तो इसलिए सेम एलिमेंट होने की वजह से ए इज सबसेट ऑफ ए, ये भी कह सकता हूँ। तो ये तो कौन सा होगा, ये तो इम्प्रॉपर सेट होगा, सॉरी इम्प्रॉपर सबसेट होगा। कहने का मतलब है खुद के अवयव से ही, यानी खुद से ही जब सबसेट बनाए वो कौन सा होगा, इम्प्रॉपर होगा। ठीक,
लेकिन किसी दूसरे सेट से सबसेट बनाया जाएगा, वो कौन सा होगा, वो प्रॉपर होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ए और यहाँ ए, बी और यहाँ भी बी, सी और यहाँ भी सी, लेकिन बाई के अंदर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट डी भी है, मतलब बाई बड़ा सेट हो गया। तो बड़ा सेट हो गया, इसका मतलब अब हम कह सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बाई। तो ये तो कौन सा होगा, ये तो होगा प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, और ये होगा इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर इनको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है, ठीक है, इम्प्रॉपर को ऐसे और प्रॉपर को ऐसे, ठीक, ये इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। हालांकि प्रॉपर और इम्प्रॉपर इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया है, ठीक है। तो अब उपसमुच्चय तो समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करेंगे किसकी, पावर सेट की या घात समुच्चय की। तो घात समुच्चय क्या होता है वो समझो। घात समुच्चय, घात समुच्चय या पावर सेट। तो पावर सेट या घात समुच्चय क्या होती है, कहने का मतलब एक अवयव, एक सेट, उस सेट के सभी एलिमेंट्स को लेके जो भी एक उपसमुच्चयों का सेट बनाया जाएगा, उपसमुच्चयों का समुच्चय बनाया जाएगा, वो उसका पावर सेट कहलाएगा, उसका घात समुच्चय कहलाएगा। एक जनरल से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने लिखा a इक्वल्स टू ए एंड बी, एक समुच्चय ए है, इसको मैंने इसमें एलिमेंट क्या है, ए और बी, ठीक है। तो पावर सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है P ऑफ ए। हालांकि इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं कुछ लोग, ए की पावर P, ठीक है, एक ही बात है, जनरली ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब देखो P ऑफ ए क्या होता है, P ऑफ ए का मतलब होता है, P ऑफ ए का मतलब हुआ कि इस समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों का संग्रह, ठीक है। तो अब देखो मैंने बताया कि फाई जो होता है वो सभी का उपसमुच्चय होता है, फाई सभी का उपसमुच्चय होता है, तो इसलिए फाई तो यहाँ पर आएगा ही आएगा। उसके बाद में एक एक एलिमेंट सभी लो और करली ब्रैकेट लगा दो, ठीक है, सभी एलिमेंट एक एक लो, अकेले अकेले लो और उन पर करली ब्रैकेट लगा दो। ये मैंने एक एलिमेंट लिया ए और इस पर लगा दिया करली ब्रैकेट, ये इसका एक उपसमुच्चय हो गया। दूसरा एलिमेंट लिया मैंने बी और इस पर करली ब्रैकेट लगा दिया, ये इसका उपसमुच्चय हो गया। एक एक हो गए सारे। अब एक एक के बाद में दो दो एलिमेंट लो, दो दो एलिमेंट लिए, ये लो ए एंड बी, दो के बाद में ज़्यादा एलिमेंट तो इसमें है ही नहीं भाई, तीन तीन ले तो ले कहाँ से, है ही नहीं। तो अब इन पूरे पर मैंने लगा दिया क्या, करली ब्रैकेट, और ये क्या हो गया, हमारा पावर सेट हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ए के सभी अवयवों को लेके, ए के सभी अवयवों को लेके सेट बनाओ, साथ में फाई और खुद सेट, इनको भी ऐड कर दो, बड़ा करली ब्रैकेट लगा दो और हमारा पावर सेट तैयार है, ठीक है। और एक एग्जांपल लिया मैंने, जैसे मान लो मैंने लिया बी इक्वल्स टू है मेरे पास 2 3 एंड 4, इसमें मेरे पास तीन एलिमेंट हैं। तो P ऑफ बी यानी पावर सेट ऑफ बी क्या होगा, पावर सेट ऑफ बी क्या होगा, देखो सबसे पहले फाई तो आएगा ही आएगा भाई। पहले ऐसे मान लो कि फाई तो आके सबसे पहले बैठ जाता है कि भाई मेरा स्थान तो यहाँ पर फिक्स है, मैं तो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, ठीक, फाई तो यहाँ पर फिक्स हो गया। उसके बाद में एक एक अवयव को उठाओ, करली ब्रैकेट लगाओ। सबसे पहले मैंने 2 लिया, उसके बाद में 3, उसके बाद में 4, एक एक अवयव ले लिए। उसके बाद में दो दो अवयव लो, तो दो दो अवयव लेंगे, देखो 2 एंड 3 ले लिए पहले, 2 एंड 3। उसके बाद में ले लिए 3 एंड 4, तो ये 3 एंड 4। उसके बाद में ले लिए 4 एंड 2, तो ये हो गए 4 एंड 2। अब दो दो खत्म हो चुके, अब तीन तीन लो, तो तीन में तो एक ही सेट बनेगा ना, 2 3 4, और अब इस पूरे पर लगा दो बड़ा करली ब्रैकेट और ये हमारा पावर सेट तैयार है। आगे बात समझे। तो पावर सेट में किसी भी समुच्चय के सभी अवयवों को लेके जो समुच्चय बनाया जाएगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा पावर सेट, ठीक है, वो कहलाएगा पावर सेट। अब पावर सेट के अवयवों की संख्या की अगर हम बात करें तो किसी भी समुच्चय जिसमें n अवयव हों के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या क्या होगी,
2 की पावर n होती है, 2 की पावर n होती है। किसी भी समुच्चय के घात समुच्चय की, उस समुच्चय में अवयव कितने हैं, मान लो n अवयव हैं, तो उसके घात समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर n होगी। क्यों, कैसे आया 2 की पावर n, कैसे आया इसको समझो। इसको मैं डिराइव करके समझाता हूँ। तुमने टीचिंग मेथड पढ़े होंगे, टीचिंग मेथड में आगमन विधि पढ़ी होगी, ठीक है, तो आगमन विधि से समझाता हूँ मैं इसको। हाँ दोस्तों, मैंने भी पढ़ी है सारी, ठीक है, टीचिंग मेथड वगैरह, साइकोलॉजी वगैरह सारी चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, ठीक है। तो समझो, जैसे मैंने 3 अवयव लिए, एक ए, बी और सी। पहला जो मैंने अवयव लिया उसमें मेरे पास केवल एक एलिमेंट था 1। दूसरा जो मैंने अवयव लिया, समुच्चय लिया, उसमें मेरे पास 2 एलिमेंट थे। तीसरे में मेरे पास 3 एलिमेंट थे, ठीक है। इन 3 से ही पैटर्न समझ में आ जाएगा। अब देखो, पहले का अगर मैं पावर सेट बनाना चाहूँ, घात समुच्चय बनाना चाहूँ, तो मैंने क्या बोला कि फाई तो सबसे पहले आके बैठ जाता है। ये फाई तो आके सबसे पहले बैठ गया, ठीक है, ये तो आएगा ही आएगा। उसके बाद में एक एक एलिमेंट उठाओ। एक एलिमेंट उठा लिया मैंने, एक। अब दो उठाने के लिए तो हमारे पास एलिमेंट है ही नहीं, केवल एक ही एलिमेंट है। पूरे पर क्या लगा दिया मैंने, कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, और हमारा पावर सेट तैयार है। इसमें कितने एलिमेंट हैं, 2 पावर सेट में। जब हमारे पास इसमें यानी ए में एलिमेंट 1 था, तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट आ गए, 2 एलिमेंट आ गए। अब इसको देखो, पावर सेट ऑफ बी, तो यहाँ पर भी फाई तो सबसे पहले आके बैठ ही जाएगा। उसके बाद में पहले एक एक एलिमेंट को उठाओ, तो पहले 1 ले लिया, फिर 2 ले लिया। अब 2 एलिमेंट को उठाओ, तो 1 और 2 दोनों ले लिए, 1 और 2। और अब 3 के लिए तो हमारे पास ऑप्शन है ही नहीं, तो कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। जब यहाँ पर 2 एलिमेंट थे, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट हो गए ना, पावर सेट में 4 हो गए। इसकी बात करो अब, P ऑफ सी यानी पावर सेट ऑफ सी, इसकी अगर मैं बात करता हूँ, तो सबसे पहले फाई तो आएगा ही आएगा। उसके बाद में एक एक एलिमेंट उठाओ, तो 1 2 और 3, एक एक एलिमेंट ले लिया। उसके बाद में 2 एलिमेंट उठाओ, तो 1 2 2 3 एंड 3 1, 2 एलिमेंट उठा लिए। उसके बाद में 3 एलिमेंट उठाओ, तो 1 2 और 3। भाई 4 के लिए तो ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि एलिमेंट ही अपने पास कितने हैं, 3। अब इसमें देखो कितने अवयव हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने एलिमेंट हुए, 8। तो कुछ यहाँ से समझ में आ रहा है। जब हमारे पास अवयव 1 था, समुच्चय में अवयव 1 था, तो पावर सेट में कितने थे, 2। समुच्चय में 2 अवयव थे, तो पावर सेट में कितने थे, 4। समुच्चय में 3 अवयव थे, तो पावर सेट में कितने थे, 8। समुच्चय में अगर 4 अवयव होते, पावर सेट में कितने हो जाते, 16। यहाँ से पैटर्न पता चल रहा है। अगर समुच्चय में 1 था तो 2, 2 थे तो 4, 3 थे तो 8, 4 थे तो 16, n थे तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर n आ गया, 2 की पावर n। तो ये हुआ घात समुच्चय। घात समुच्चय में किसी भी घात समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी होगी, उसमें अवयवों की संख्या कितनी होती है, 2 की पावर n। अब यहाँ से एक बहुत मज़ेदार बात बताता हूँ। मज़ेदार बात क्या है, अभी तुमने रिक्त समुच्चय पढ़ा था, ठीक है, पहली क्लास में, पहली या दूसरी क्लास में किसी में हमने पढ़ा था, शायद दूसरी क्लास में पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था उसमें कि रिक्त समुच्चय क्या होता है। रिक्त समुच्चय में एक भी अवयव विद्यमान नहीं होता है, एक भी अवयव विद्यमान नहीं होता है। तो क्या इसका पावर सेट भी खाली होगा, क्या इसका पावर सेट भी एम्प्टी होगा, नहीं, इसका पावर सेट एम्प्टी नहीं होगा। पावर सेट एम्प्टी कैसे नहीं होगा, कि जैसे मान लो ये ए है, ये रिक्त समुच्चय है, तो इसका अगर मैं पावर सेट बनाऊं, इसका अगर मैं पावर सेट बनाऊं, तो मैंने क्या बोला, फाई तो आएगा ही आएगा, ये नहीं मानेगा, ये तो आएगा ही आएगा। जहां थोड़ी सी जगह मिल जाती है फाई वहां पहुंच जाता है, तो फाई तो आएगा ही आएगा। मतलब एक एलिमेंट तो कम से कम इसमें होगा ही होगा। और उससे भी देख सकते हो, मैंने बताया था ना कि 2 की पावर n होते हैं। अब इसमें 2 की पावर n की वैल्यू कितनी है, 0। भाई एक भी एलिमेंट नहीं है, तो n की पावर कितनी है, 0। और किसी भी नंबर की पावर 0 हो, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना। इसलिए किसी भी रिक्त समुच्चय के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। अब मैंने एक क्वेश्चन लिखा दोस्तों, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है ये, आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेगा, बहुत कम जगह, बहुत रेयरली देखने को मिलेगा। देखो
मैंने एक समुच्चय लिखा कि यदि a बराबर 1 और 2 हो तो a के उचित उपसमुच्चयों की संख्या बताओ। उचित उपसमुच्चयों की संख्या बताओ। तुम कहोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, जस्ट अभी तो बताया कि 2 की पावर n होती है। मैंने बताया था कि घात समुच्चय में अवयवों की संख्या क्या होती है, 2 की पावर n। तो तुम कहोगे इसमें बड़ी बात क्या है, 2 की पावर 2, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट है और आंसर आ गया अपना 4। और ये आंसर 4 क्या है दोस्तों, गलत। क्यों गलत है, क्योंकि हमें हमेशा जल्दबाजी नहीं करनी है, हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ठीक है। पेशेंस, अब सर इसमें पेशेंस की बात कहाँ से आई, इसमें पेशेंस की बात ये आई दोस्तों कि इसमें उपसमुच्चयों की संख्या अगर हमसे पूछी होती तो बेशक हमारा आंसर 4 सही था, लेकिन उपसमुच्चयों से पहले एक टर्म लगी हुई है, क्या, उचित उपसमुच्चयों की संख्या। और उचित उपसमुच्चय क्या होते हैं हम जानते हैं कि खुद का उपसमुच्चय नहीं होना चाहिए, खुद का नहीं होना चाहिए। अब देखो अगर मैं इसका पावर सेट बनाता हूँ ए का अगर मैं पावर सेट बनाता हूँ तो देखो पहले 5, उसके बाद में 1, उसके बाद में 2 और उसके बाद में 1 2, यही बनेगा ना इसका पावर सेट। तो ये इसका मैंने पावर सेट बनाया। अब देखो यहाँ पर ये जो सेट है 1 और 2, ये तो क्या है, एक्चुअली में ये सेट ही है ना। तो अब ये उचित कहाँ रहा, ये तो इम्प्रॉपर हो गया ना, प्रॉपर तो रहा ही नहीं, ये तो इम्प्रॉपर हो गया, इसलिए इसको हमें हटाना पड़ेगा। चल भाई तेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है, ये मैंने हटा दिया। अब हमारे पास एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3, 3 ही एलिमेंट है ना, तो आंसर कितना होगा हमारा 3। तो सर ऐसे तो यहाँ पर तो 2 ही एलिमेंट थे तो हमने निकाल लिया, फिर क्या करें, मान लो 100 एलिमेंट दे दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 की पावर n-1 उचित उपसमुच्चयों की संख्या अगर पूछता है तो वो क्या होगी, 2 की पावर n-1 उचित उपसमुच्चयों की संख्या, उचित उपसमुच्चयों की संख्या ये क्या होगी, 2 की पावर n-1। दोस्तों मैं एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर रिमाइंड करवा देता हूँ तुम्हें कि इसको ऐसे मत लिख देना 2 की पावर n-1, ये गलत होगा, ठीक है। 2 की पावर n और इसमें से -1 करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर -1 करने से तो मतलब ही चेंज हो जाता है उसका, ठीक, 2 एलिमेंट का डिफरेंस आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर पावर में नहीं लगाना है -1 नीचे लगेगा, ठीक है, बेस पर लगेगा। चलिए तो ये बात हुई घात समुच्चय की, ठीक है, घात समुच्चय समझ में आ चुका, उपसमुच्चय समझ में आ चुका और अधिसमुच्चय समझ में आ चुका। आगे हम बात करेंगे सार्वत्रिक समुच्चय की, सार्वत्रिक समुच्चय की। तो सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है वो देखो। सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट, तो ऐसा समुच्चय जिसमें उसके अंतर्गत आने वाले सभी समुच्चयों के अवयव विद्यमान हो, वो क्या कहलाएगा, वो सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। ऐसा समुच्चय जिसमें उसके अंतर्गत आने वाले सभी अवयव विद्यमान हो, उसके अंतर्गत आने वाले समुच्चयों के। कैसे समझो, मैंने 3 समुच्चय लिखे, a = 2 and 3, b = 3 and 4, c = 3 and 4 and 5। ये मैंने 3 सेट लिखे। अब इन 3 सेट के सभी अवयव जिनके अंदर आ रहे हैं वो सभी क्या होंगे, इनके सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएंगे। जैसे मैंने लिख दिया इनका सार्वत्रिक समुच्चय को दोस्तों रिप्रेजेंट यू से करते हैं, ठीक है, यू से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल सेट बोलते हैं ना, तो यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यू बराबर मैंने लिख दिया, जैसे मान लो मैंने लिखा 1 2 3 4 5 और मान लो 6, ये इनका क्या हो गया, सार्वत्रिक समुच्चय हो गया। तुम कहोगे कि सर 1 कहाँ से आ गया, 6 कहाँ से आ गया, मतलब लगाओ, कोई दिक्कत नहीं भाई। सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब तो एक्चुअली में यही होता है कि इसके सारे के सारे ये जो समुच्चय है ना, इनके सारे के सारे अवयव आने चाहिए। लेकिन अब शुरू से हम चाहें तो 1 6 7 एंड सो ऑन ये लगा सकते हैं। कहने का मतलब यू को नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, ये भी इसका क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर भी तो आ रहे हैं ना सभी के सभी अवयव, इसके अंदर भी तो आ रहे हैं ना सभी के सभी अंदर। अब मैं कहूँ होल नंबर, बिल्कुल इसका सार्वत्रिक समुच्चय होगा। मैं कहूँ इंटीजर नंबर, बिल्कुल सार्वत्रिक समुच्चय होगा। आया समझ में?
तो ये कुछ मतलब सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब होता है कि उसके अंदर आने वाले उसके अंतर्गत आने वाले सभी उप समुच्चयों के अवयव उसके अंदर विद्यमान होने चाहिए। ठीक है, ये होता है सार्वत्रिक समुच्चय। अब सार्वत्रिक समुच्चय को निकालने का मतलब होगा सभी का यूनियन कर दो। यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन अभी जब हम समुच्चयों पर संक्रिया पढ़ेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि यूनियन क्या होता है। वैसे अभी एक तरह से ये मान लो यूनियन का मतलब क्या होता है? संगठन, मिलाना। ठीक है, तो सभी अवयवों को आपस में मिला दो और वही उसका क्या हो जाएगा? सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको समुच्चय, उप समुच्चय और घात समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय, ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, और फिर भी अगर कोई आपको डाउट रहता है तो आप बेशक कमेंट कीजिए, हम अगली क्लास में आपका समाधान करेंगे। ठीक है, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, चैनल को इतना प्यार देने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए। आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और दोस्तों के साथ में शेयर करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारा एक ही मकसद है, आपकी सफलता। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सर।